बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। होंठ फूल कर मोटे हो गए थे, मुंह जरा टेढ़ा हो गया था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक निहत्ती औरत इस तरह हुलिया बिगाड़ कर रख देगी। वो रिसीवर कान से लगाए किसी से कह रही थी, मेरा एक शिकार बुरी तरह जख्मी हो गया है, इसकी मरहम पट्टी के लिए एक डॉक्टर को भेज दो। डॉक्टर से कहना आसाब कमज़ोर करने वाला इंजेक्शन ले आए। क्रेजी मैन चौंक कर पलट गया। सोनिया किसी को होटल का नाम और कमरा नंबर बता रही थी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारा ताबेदार हूँ, मैंने तमाम बातें सच बता दी हैं, फिर यह आसाब कमज़ोर करने वाला इंजेक्शन क्यों मंगवा रही हो? तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर मैं छोड़ दूं तो जिंदा और तंदुरुस्त रहकर क्या करोगे? वो कदमों पर गिरकर बोला, जो तुम कहोगी वही करूंगा। तुम तो वो भी करोगे जो सुपर मास्टर कहेगा। मैं कसम खाकर कहता हूं सिर्फ तुम्हारे हुक्म की तामील किया करूंगा। सुपर मास्टर का नाम क्या है? विवियन एडगर। वो बोली, पहला ख्याल ख्वानी करने वाला सुपर मास्टर हराम मौत मर गया, दूसरे को पारस ने ख़त्म कर दिया, तीसरे तुम हो, चौथा डैनी डैनियल है, पांचवां लॉरेंस डिकोजा, छठा मौजूदा सुपर मास्टर विवियन एडगर है, सातवां कौन है? वो बोला, मैं झूठ नहीं कहूँगा, अब तुम्हें धोखा देने की जुर्रत नहीं करूँगा। हम टेलीपैथी जानने वाले एक दूसरे के मुतल्लिक बराए नाम मालूमात रखते हैं। टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद सब ही पुरअसरार बन गए हैं। सब ने अपनी अपनी रिहाइश गाहें बदल दी हैं, खुद को रूपोश रखने के लिए नाम भी तब्दील किया है। वो टेलीपैथी जानने वाला शख्स हम सब के लिए मुइम्मा है। हमने आज तक ना उसकी सूरत देखी है, ना ही उसका नाम सुना है। सोनिया ने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं? मैं इतनी मार खा चुका हूं कि तुम्हारा एक और हाथ पड़ेगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं ऐसी हालत में झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे इतने टेलीपैथी जानने वाले साथी जब तुम्हारे दिमाग में आकर जल्जले पैदा करेंगे, तब तुम्हारी क्या हालत होगी? मेरा दिमाग हसास है, मैं पराई सोच की लहरें महसूस करके सांस रोक लेता हूं, लेकिन शराब नोशी के बायस ज्यादा देर दुश्मनों को दूर नहीं रख सकूंगा। अगर तुम मेरे आसाब को कमज़ोर ना बनाओ तो मैं वादा करता हूं शराब छोड़ दूंगा, फिर मेरे दिमाग में कोई जल्जले पैदा नहीं कर सकेगा। अच्छी बात है, मैं तुम्हें आजमाऊंगी। शराब छोड़ दोगे और मेरी हिदायत पर अमल करते रहोगे तो तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले साथियों से भी तुम्हें बचाऊंगी। मुझे यकीन है टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम ज़बरदस्त हो, प्लीज़ मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं मेकअप में हूँ, मेरा असली चेहरा कुछ और है। क्या इतना कहना काफ़ी होगा कि मुझे सोनिया कहते हैं? वो उसके कदमों के पास घुटनों के बल झुका हुआ था। सोनिया का नाम सुनते ही धप से कालीन पर गिर पड़ा। चारों शाने चित होकर चंद लम्हों तक उसे देखता रहा, फिर बोला, खुदा की कसम, ऐसी ज़बरदस्त पिटाई सोनिया ही कर सकती है। तुम बेशक सोनिया ही हो। मेरी वफादारी और पक्की हो गई। मैंने तुम्हारा और फरहाद साहब का रिकॉर्ड पढ़ा है। तुम दोनों अपने वफादारों के लिए जान की बाजी लगा देते हो। मुझे अब कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं सुपर मास्टर की खुलकर मुखालफत करूंगा। मैं तुम्हें यह मशवरा नहीं दूंगी। तुम फिलहाल वही करोगे जो सुपर मास्टर कह रहा है। तुम काम उसका करोगे लेकिन फ़ायदा हमें पहुंचाओगे। कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मरहम पट्टी के लिए आया था। उसका ताल्लुक पुलिस हॉस्पिटल से था। वो सोनिया को जानता था। अगरचे वो मेकअप में थी, ताहम उसके अफसर ने बताया था कि सोनिया ने उसे होटल में बुलाया है। फिर उस जख्मी को देखकर तस्दीक हो गई कि मैडम ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया है। उसने जख्मों को साफ किया, मरहम रखा, खाने पीने के लिए दवाइयाँ दी और फिर चला गया। दिन के 10 बजे वो तैयारे में थे। सोनिया और क्रेजी मैन एक दूसरे के साथ वाली सीट पर थे। उसी कतार में दरमियानी राहदारी की दूसरी तरफ रूमा और डॉन मॉरिस थे। क्रेजी मैन ने डॉन मॉरिस से तैयारे में मुलाकात की थी। उसे यकीन दिलाया था कि वो फरहाद अली तैमूर का आदमी है और तिल अबीब पहुंचकर उसके नाना से उसे मिलवा देगा। सोनिया ने सफ़र के दौरान कहा, तुम वहां पहुंचकर रूमा और डॉन के साथ होटल में क़ियाम करोगे,
फिर मॉरिस फैमिली के किसी अहम फर्द के दिमाग में पहुंचकर मालूम करोगे कि वहां पारस डॉन की हैसियत से क्या कर रहा है। जब हम असली डॉन मॉरिस को उस फैमिली में पहुंचाएंगे तो पारस की पोजीशन क्या होगी। मैं उससे पहले ही उसे वहां से निकल जाने का मौका दूंगी। क्रेजी मैन ने सोनिया का हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया, फिर सांस लेते हुए सोच के जरिए बोला, हेलो, कौन है? सुपरमास्टर ने कोड वर्ड्स अदा किए। द क्रेजी मैन इज नो मोर क्रेजी। तुमने मेरे आते ही सांस क्यों रोक ली थी? वो ये तो नहीं कह सकता था कि सोनिया पास बैठी बातें कर रही थी, उसे चुप कराने के लिए सांस रोकी थी। उसने बात बनाते हुए कहा, मैं अब मोहतात रहने लगा हूं, कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला मेरे दिमाग में आ सकता है। इसमें मोहतात रहने की क्या बात है? हम तो कोड वर्ड्स अदा करने के बाद एक दूसरे के दिमाग में आते हैं। बाज़ औक़ात कोड वर्ड्स भी दुश्मन को मालूम हो जाते हैं। मैं अपने इत्मीनान के लिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दीजिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ और किसके साथ जा रहा हूँ? मुझे खुशी है कि तुम बहुत ज़्यादा मोहतात रहने लगे हो। तुम डॉन मॉरिस को लेकर तेल अबीब जा रहे हो। अब बताओ, क्या तुम किसी अंदेशे में मुब्तला हो? मास्टर विवियन एडगर, मैं सिर्फ डैनियल की तलाश में आया था। अब फरहाद के बेटे पारस के मामलात में मदाखलत करने और उसे ट्रैप करने जा रहा हूँ। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ना जाने कितने टेलीपैथी जानने वाले पारस की निगरानी कर रहे होंगे। दिल में 100 तरह के अंदेशे जन्म लेते हैं और ये अच्छी बात है। इस तरह मैं बहुत ज़्यादा मोहतात रहने लगा हूँ। सुपरमास्टर ने कहा, वहाँ पहुँचकर जल्दबाजी से काम ना लेना। तुम डॉन के साथ किसी होटल में क़याम करोगे। डॉन को कमरे से निकलने नहीं दोगे। ये अच्छी तरह अंदाज़ा करोगे कि किस तरह पारस को किसी रुकावट के बगैर वहाँ से मेरे पास पहुँचाया जा सकता है। मैं खूब सोच समझकर मंसूबा बनाऊंगा। याद रखो क्रेजी मैन, तुम्हारे एक टेलीपैथी जानने वाले साथी लॉरेंस डिकोजा ने पारस दोम को कैदी बनाकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तुम्हें भी ऐसा ही कारनामा अंजाम देना चाहिए। अगर तुम अपनी दोनों बुरी आदतों को छोड़ दोगे तो आइंदा सुपरमास्टर का ओहदा हासिल कर सकोगे। तुम लॉरेंस डिकोजा से सीनियर हो, पहले तुम्हें यह ओहदा मिल सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि मैंने शराब छोड़ दी है। कोशिश करूंगा कि ताश के पत्तों को भी हाथ ना लगाऊं। मुझे उस रोज़ खुशी होगी जब तुम मुस्तकिल मिजाजी से हर बुरी आदत पर काबू पा लोगे और एक दिन मेरी जगह ये ओहदा संभालोगे। वो हंसते हुए बोला, तुम मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हो, वरना सभी कहते हैं कि वो टेलीपैथी जानने वाला 7वां पुरस्कार शख्स सुपरमास्टर बनेगा। ये गलत है। चूंकि वो रूपोश रहकर बड़े पुरस्कार अंदाज में हमारा एक अहम काम कर रहा है, इसलिए उसके मुतालिक क्या सराहियाँ की जाती हैं। अगर वो अपने मिशन में कामयाब होगा तो तुम लोगों की क्या सराही दुरुस्त होगी, वरना मेरा ये ओहदा तुम्हारे ही लिए है। तुम फ़कत 2 बातें जहन में रखो, पुरानी आदतों से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लो और पारस अव्वल को मेरे पास पहुंचाने का कारनामा अंजाम दो। दैट्स ऑल। वो उसके दिमाग से चला गया। क्रेजी मैन उसी तरह खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने सुपरमास्टर की ऊंची कुर्सी थी। सुपरमास्टर का ओहदा उस मुल्क के सदर से भी ज्यादा अहम होता था। उस ओहदे पर रहने वाला दरपर्दा दुनिया के सबसे बड़े मुल्क पर हुकूमत करता था। वह मंजर आम पर नहीं आता था, फिर भी उसके नाम का डंका बजता रहता था। वह इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजारता था। इसके बरक्स वो सोनिया और फरहाद का साथ देकर डैनियल की तरह गद्दार कहलाने वाला था। और ये कोई दानिशमंदी ना होती। अपनी कौम अपनी ही होती है। सोनिया और फरहाद वगैरह गैर हैं, गैर ही रहेंगे। क्रेजी मैन की वफादारी डगमगा रही थी। वो कश्मकश में मुब्तला था। सोनिया को धोखा देने की जुर्रत नहीं कर सकता था। वो अच्छी तरह सोचना समझना चाहता था कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, किसका साथ देना और किसका साथ छोड़ना चाहिए। अभी सोनिया के मंसूबे ने उसे दोनों तरफ से वफादार रहने का मौका दिया था। आइंदा ऐसा वक्त आने वाला था जब उसे खुलकर किसी से वफादारी और किसी की मुखालफत करना थी। वो सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा था कि ऐसे वक्त पता नहीं कैसे हालात होंगे। सोनिया उसे कनखियों से देख रही थी और सोच रही थी, आखिर ये ख्याल ख्वानी के जरिए किससे बातें कर रहा है। ऐसा कौन सा उलझा हुआ मौजू है कि ख़त्म होने ही नहीं आता। एयर होस्टेस ट्रॉली पर खाने की ट्रे लाई तो वो चौंक गया। उसने और सोनिया ने अपने अपने खाने की ट्रे ली। वो खाना शुरू करते हुए बोला,
अभी सुपरमास्टर से बातें हो रही थीं। वो बोली, तुम 1 घंटे से बुत बने बैठे थे? हाँ। वो ज़रा घबराया, जैसे सोनिया ने उसे दोगलेपन से सोचते हुए पकड़ लिया हो। फिर वो संभल कर बोला, हाँ, बड़ी लंबी बहस हो रही थी। सुपरमास्टर कह रहा था कि तिलबीब में पारस नजर आए तो उसे फौरन गोली मार दी जाए। सोनिया ने ताज्जुब से कहा, सुपरमास्टर ऐसी अहमकाना बातें नहीं कर सकता। वो दोनों पारस को जिंदा और सलामत अपनी कैद में रखकर फरहाद को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। क्या सुपरमास्टर नशा करता है? मेरा ख्याल है उसने थोड़ी पी रखी थी। दूसरी बार उसने बात बदल दी। कहने लगा, पारस को पहले अगवा करके उसके पास पहुंचाने की कोशिश की जाए, नाकामी की सूरत में उसे गोली मार दी जाए। मैंने कहा, नाकामी की सूरत में भी उसे हलाक करना दानिशमंदी नहीं होगी। हो सकता है हम कभी दूसरी बार उसे अगवा करने में कामयाब हो जाएं। फिर तुम्हारे सुपरमास्टर ने क्या कहा? कहना क्या था, बस घंटे भर बहस करता रहा। आखिर मेरी बात मान गया कि पारस को हर हाल में जिंदा रखा जाएगा। जब मैं तुम्हारा और फरहाद साहब का वफादार बन चुका हूं तो भला पारस को नुकसान पहुंचते कैसे देख सकता हूं? तुम बहुत अच्छी अदाकारी कर लेते हो। वो घबरा कर बोला, क्या तुम समझती हो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, तुम्हें धोखा दे रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है तुमने सुपरमास्टर के सामने खूब अदाकारी की है। उसने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली, फिर खाने में मसरूफ हो गया। एयरपोर्ट पर रुमेला का शौहर सोनिया के इस्तकबाल के लिए आया था। सोनिया ने क्रेजी मैन को अपना पता और फ़ोन नंबर देकर कहा, मुझे फ़ोन पर फ़ौरन बताना कि किस होटल में और किस कमरे में क़याम कर रहे हो। वो रुखसत होकर रुमीला के शौहर के साथ एक कार में आकर बैठ गई। वो वहाँ के एक बड़े अस्पताल का डॉक्टर था। दरहकीकत बाबा साहब के इदारे से उसका ताल्लुक था। उसका नाम फ्रैंक मार्टिन था। उसने कार ड्राइव करते हुए कहा, मैडम मैंने। सोनिया उसकी बात काट कर बोली, तुम अपनी वाइफ रूमीला को क्या कहकर मुखातिब करते हो? मैं उसे प्यार से रूमी कहता हूँ। मुझे भी प्यार से रूमी कहोगे तो मैं सचमुच तुम्हारी बीवी नहीं बन जाऊंगी। खबरदार, आइंदा मुझे मैडम ना कहना। सॉरी मैडम, मुझसे भूल हो गई। तुम फिर भूल रहे हो। वो झींप कर बोला, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपका बहुत ज़्यादा अकीदतमंद हूँ। बेख्तियार मैडम कह देता हूँ, आइंदा मोहतात रहूँगा। तुम कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मुझे इत्तफाक से मॉरिस फैमिली में जाने का मौका मिला था। अरबपति मिल ओनर की नवासी नैन्सी और नवासे डॉन मॉरिस की शादी की तकरीब थी। सोनिया ने चौंक कर पूछा, क्या नैन्सी और पारस की शादी हो गई है? जी हाँ, शादी तो हो गई है, लेकिन एक अजीब बात हुई। नैन्सी ने किसी बात पर मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए तो पारस के दिमाग को शदीद झटका पहुंचा। वो कुछ देर तकलीफ में मुब्तला रहा, फिर उसकी जुबान से फरहाद साहब की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया ने कहा, ज़रा ठहरो, मुझे सोचने दो। वो सोचने लगी। दोनों पारस अपने टेलीपैथी जानने वाले वालिदैन को अपने दिमाग में आने नहीं देते थे। फिर फरहाद पारस के दिमाग में आकर कैसे बोल सकता था? सोनिया ने कहा, फ्रैंक, मुझे यकीन नहीं आता कि फरहाद ने बेटे की जुबान से कुछ कहा होगा। अच्छा ये बताओ क्या कहा था? फरहाद साहब कह रहे थे कि नैन्सी ने मुसलमानों की तौहीन की है, इसलिए मैं उसके दुल्हा को ज़हनी अजियतों में मुब्तला करता रहूँगा। नैन्सी के अरबपति नाना फरहाद साहब से माफ़ी मांगने लगे तो फरहाद साहब ने कहा, माफ़ी इसी सूरत में मिल सकती है जब डॉन मॉरिस इस्लाम कबूल करे और इस्लामी तरीके से नैन्सी को शरीक हयात बनाए। इस तरह नैन्सी फिर कभी मुसलमानों की बुराई नहीं करेगी। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं सारा खेल समझ गई। मेरा बेटा नैन्सी के साथ गुनाहगार नहीं बनना चाहता था, इसलिए खुद ही बाप की आवाज़ में ये ड्रामा कर रहा था। आगे बोलो। आगे पता नहीं क्या होता रहा। मुझे कल सुबह मालूम हुआ कि वो और नैन्सी बजरिया कार यरूशलेम गए हैं। आज सुबह मालूम हुआ नैन्सी तन्हा अपने नाना के पास यहाँ आई है। पारस उसके साथ नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया है। उनके अरबपति नाना का फ़ोन नंबर बताओ। वो बताने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे से बंगले में पहुंच गए। सोनिया ने पेरिस ही में रूमीला से उसकी मसरूफियात और उसकी सहेलियों के मुतल्लिक तफसील से मालूम कर लिया था। फ्रैंक मार्टिन भी उसे बहुत कुछ बताने लगा। फ़ोन की घंटी सुनते ही सोनिया ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से क्रेजी मैन उसे होटल का नाम और कमरा नंबर बता रहा था।
सोनिया ने अरबपत्ती मिल ओनर के फ़ोन नंबर नोट करवाए, फिर कहा, अभी राबिता कायम करो। जो भी बात करे उसके दिमाग से नैन्सी के दिमाग तक पहुंचो और मालूम करो उसका डॉन मॉरिस यानी पारस कहाँ है। क्रेजी मैन ने एक नंबर पर राबिता कायम किया। उसे एक मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी। उसने रिसीवर रखकर मुलाजिम के दिमाग से मालूम किया। नैन्सी रात के पिछले पहर आई थी, अपने बेडरूम में सो रही थी। उसने नैन्सी का ज़ाती नंबर डायल किया। राबिता कायम होने पर उसे नींद भरी आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन है? क्रेजी मैन रिसीवर रखकर उसके दिमाग में पहुंच गया। पता चला नैन्सी और पारस की एक तवील दास्तान है। इस सिलसिले में सबसे खुशी की बात यह थी कि डैनी डैनियल का सुराग मिल गया था। नैन्सी की सोच ने बताया, डैनियल अक्सर उसके दिमाग में आता है। क्रेजी मैन ने जो अहम बातें मालूम की थीं वो ये थीं। पारस पहले डॉन मॉरिस बनकर नैन्सी की जिंदगी में आया। जब उनकी शादी हुई तो उसने इज़्दवाजी रिश्ता कायम नहीं किया। वो नैन्सी की इज्जत से खेलना नहीं चाहता था। जब पारस ने अपनी हकीकत बताई कि वो मुसलमान है और एक यहूदी लड़की की इज्जत करता आ रहा था, तो नैन्सी उससे और ज़्यादा मुतासिर हुई। कुछ नई दुल्हन के जज्बात का तकाजा भी था, लिहाजा उसने पारस की हिदायत के मुताबिक इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन यह नैन्सी का जज्बाती अमल था। वो दिल से अब भी यहूदी थी और वही बेईमान दिल पारस से सच्ची मोहब्बत करता था। अब वो मुसलमानों से नफरत नहीं करती थी क्योंकि एक मुसलमान उसके जिस्मो जान का मालिक था। वो इस्लाम का एहतराम करती थी क्योंकि इस्लाम उसके पारस का मज़हब था, लेकिन यहूदियत उसकी गुट्ठी में पड़ी हुई थी। उसे अपने मज़हब और अपनी कौम से ज़हनी लगाव था, लिहाजा उसकी मोहब्बत और वफादारी दोनों तरफ थीं। ये सब जानते थे कि पारस किसी कदर जहरीला है। इस सिलसिले में क्रेजी मैन को एक अहम बात यह मालूम हुई कि मारिया पारस के पास पहुंच गई है। वो नैन्सी को अपने जहर से मार डालना चाहती है। पारस मारिया को वापस जाने का मशवरा दे रहा था। फिलहाल उसने नैन्सी को तेल अवीव भेज दिया था और वादा किया था उससे राबिता कायम करता रहेगा। नैन्सी की सोच ने बताया, पारस और डैनी डैनियल के दरमियान किसी किस्म का समझौता हो गया है, इसीलिए वो पारस को इसराइल में बेनकाब नहीं कर रहा है और ना ही मॉरिस फैमिली में यह जाहिर कर रहा है कि नैन्सी एक मुसलमान के साथ इस दिवाजी रिश्ते में मुंसलिक हो गई है। क्रेजी मैन ने सोनिया को यह तमाम अहम बातें बताईं। वो तवज्जो से ये बातें सुनती रही, फिर बोली, पारस ने नैन्सी से पिछली रात फ़ोन पर राबिता कायम किया था। वो जानती होगी कि उसका महबूब किस होटल में है। तुम फिर उसके दिमाग में जाओ, होटल का नाम और टेलीफोन नंबर मालूम करो। वो बोला, मैंने मालूम किया था। नैन्सी को होटल का नाम और फ़ोन नंबर मालूम नहीं है। पारस ने उससे कहा था कि वो सुबह होटल छोड़ देगा। मैं सबसे पहले पारस का ठिकाना मालूम करना चाहती हूँ, इसके बाद ही तुम डॉन मॉरिस को उसके नाना के पास पहुंचाओगे। नैन्सी के पास आते जाते रहो। जैसे ही पारस उसे राबिता कायम करे तुम नैन्सी की सोच में मजबूर करो कि वो जिद करके पारस का मौजूदा पता और फ़ोन नंबर मालूम कर ले। मैं ऐसा करूँगा। अभी सुपर मास्टर को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देना ज़रूरी है। मुझे बताओ, इतनी सारी बातों में से उसे क्या क्या बातें बताई जाएं और कितनी छुपाई जाएं? सोनिया ने कहा, कोई बात ना छुपाओ, सुपर मास्टर के वफादार बनकर सारी बातें बता दो। वो खुश होकर बोला, तुम बहुत अच्छी हो, उधर भी मेरी पोजीशन मजबूत रखती हो। मैं कोशिश करूंगी सुपर मास्टर की नज़रों में तुम्हारी पोजीशन हमेशा मुस्तहकम रहे। मैं तुम्हारा बेहद ममनून हूं। वहां रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं। जल्दी वापस आकर नैन्सी से पारस का ठिकाना मालूम करूंगा। वो चला गया। सोनिया थोड़ी देर तक सोचती रही। एक बात समझ में आई कि क्रेजी मैन को नैन्सी के जरिए पारस का ठिकाना मालूम नहीं होना चाहिए। यूं भी पारस बहुत मोहतात रहने का आदी था। सोनिया को यकीन था कि वो नैन्सी को अपना सही पता ठिकाना नहीं बताएगा। इंसान की एक छठी हिस्स होती है जो बाज़ औक़ात उसे किसी खतरे से आगाह करती है या किसी गलती की निशानदही करती है। यह छठी हिस्स किसी में कदरे तेज़ होती है और किसी में बराए नाम होती है। इस सिलसिले में सोनिया कुदरती तौर पर बहुत हसास थी। जब वो किसी बात की तह तक पहुंचने के लिए मराकबे में जाती तो उसे बुजुर्गान दीन की दुआओं से आगही हासिल होती थी। वो मराकबे में जिसका तसव्वुर करती थी वो उसे फ़ौरन याद करने लगता था। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि क्रेजी मैन पर एतमाद नहीं करना चाहिए, खुसूसन उसे पारस का मौजूदा ठिकाना मालूम नहीं होना चाहिए। उसकी एक ही सूरत थी
कि सोनिया जल्द से जल्द पारस तक पहुंच जाए। वो थोड़ी देर तक हर पहलू से हालात का जायजा लेती रही, फिर फर्श पर पलथी मारकर मराकबे के लिए बैठ गई। अपने दिमाग से हर किस्म की फिक्रें निकालकर बाबा फरीद वास्ती मरहूम का तसव्वुर किया। उन्होंने कलाम पाक की चंद आयात उसे याद करवाई थीं। वो उन आयतों को ज़ेरे लब पढ़ती रही। उनके इख्तिताम पर उसने मुझे तसव्वुर में देखा। मैं इस फिक्र में था कि पारस दोम सही सलामत सुपरमास्टर की कैद से आ सकेगा या नहीं। ऐसे ही वक्त मेरे अंदर यह ख्याल पैदा हुआ कि सोनिया से राबिता कायम करना चाहिए। उस ख्याल के साथ ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। ये कुदरत का निज़ाम है, एक दूसरे से दिली लगाव हो या किसी तरह की गहरी वाबस्तगी हो तो दोनों बैक वक्त एक दूसरे को याद करते हैं। मैंने सोनिया को मुखातिब करके पारस दोम के मुतल्लिक बताया। फिर उससे पूछा, क्या वो पारस की खातिर अमेरिका जा सकती है? तब उसने बताया कि वो तिल अबीब में है, एक टेलीपैथी जानने वाले शख्स क्रेजी मैन के साथ आई है। उसने क्रेजी मैन के बारे में तफसील से बताने के बाद कहा, मैं जल्द से जल्द पारस तक पहुंचना चाहती हूं। तुम मेरे जरिए नैन्सी के दिमाग में पहुंचो और पारस का ठिकाना मालूम करो। सोनिया ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। राबिता कायम होने पर नैन्सी की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया ने कहा, पता नहीं क्यों आज सुबह से रॉन्ग नंबर लग रहा है। नैन्सी ने कहा, मोहतरमा मेरे साथ भी यही हो रहा है। सोनिया ने माजरत चाहते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। मैं नैन्सी के पास पहुंच गया। वो पारस के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले उसने फ़ोन पर नैन्सी को बताया था कि वो फिर डॉन मॉरिस के आर्जी मेकअप में दोपहर या शाम तक उससे मिलने आएगा या फ़ोन पर बातें करेगा। सोनिया की तशवीश दुरुस्त थी। उधर असली डॉन मॉरिस उसके नाना के पास पहुंचाया जाने वाला था। ऐसे वक्त पारस को फिर डॉन मॉरिस के रूप में नैन्सी से मिलने नहीं आना चाहिए था। इससे पहले पारस और सोनिया के दरमियान राबिता कायम होना बहुत ज़रूरी था। डैनी डैनियल के वादे के मुताबिक मेकअप का तमाम सामान मुहैया कर दिया गया था और फ़ोन के ज़रिए मारिया के वालिदैन को इतला दे दी गई थी कि वो डिलाइट होटल में पारस के साथ है। वो अपनी बेटी को लंदन वापस ले जाएं क्योंकि यहाँ पारस के लिए कदम कदम पर ख़तरात हैं। उनकी बेटी की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाएगी। ये इतला देने के बाद वो पारस के दिमाग में आया। उसका ख्याल था वो दस्तूर के मुताबिक सांस रोकेगा, लेकिन दिमाग का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो ऐसी गहरी नींद में था जो मदहोशी का नतीजा होती है। उसने हैरानी से सोचा, आखिर ये मामला क्या है? उसका ख्याल था मारिया उसके पास मौजूद होगी। उसने उसके दिमाग तक प्रवास की तो उसने सांस रोक ली। डैनियल ने 2-3 बार कोशिश की। उसके सांस रोकते रोकते इल्तजा की, मारिया मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं, सांस ना रोको। लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी, उसे दिमाग से बाहर भगा देती थी। उसने परेशान होकर पारस को आवाज़ दी, पारस उठो, तुम्हें क्या हो गया है? वो कराहते हुए करवट बदलने लगा। उसकी नींद टूट रही थी मगर नशा नहीं टूट रहा था। डैनियल ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में बोल रहा हूं, तुम कभी शराब नहीं पीते, फिर यह मदहोशी कैसी है? वो मस्ती में चूर था, आंखें बंद थीं। एक हाथ उठाकर कह रहा था, मारिया मेरी जान, मारिया कहाँ हो तुम? ये मेरे और तुम्हारे दरमियान कौन बोल रहा है? उसे डस लो, उसकी आवाज़ को मार डालो। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूं। डैनियल ने समझ लिया, मारिया का जहर उसके अंदर बोल रहा है। उसने पारस के अंदर रहकर उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया ताकि उस कमरे में मारिया की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का पता चल सके। उसने आंखें खोली, फिर डैनियल की मर्जी के मुताबिक पूरे कमरे को देखा। वो नहीं थी, बाथरूम में हो सकती थी। पारस खुद उसे तलब कर रहा था, पुकार रहा था, मगर जवाब नहीं मिल रहा था। उसने लेटे ही लेटे मस्ती में अंगड़ाई ली, फिर उठकर बैठ गया। नींद खत्म हो गई थी, नशा भी कुछ कम हो गया था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो खुश होकर बोला, आ गई मेरी जान, मारिया आ गई। अरे तुम्हें दस्तक देकर आने की क्या ज़रूरत है? आओ सनम, जाओ सनम, घर तुम्हारा है। दरवाज़ा खुला। मारिया के वालिदैन नजर आए। उन्होंने कमरे में आकर चारों तरफ देखा, फिर पूछा, मास्टर पारस, हमारी बेटी कहाँ है? बेटी? पारस ने उन्हें सवालिया नज़रों से देखा, फिर कहा, अच्छा मारिया तुम्हारी बेटी, मेरी जान,
तुम उसे ढूंढ रहे हो। मैं उसे पुकार रहा हूं, मारिया, मेरी मारिया, तुम कहाँ हो? उसके वालिदैन ने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। फिर माँ ने अंदर जाकर देखा। वापस आकर बोली, यहां नहीं है, मेरी बच्ची परदेश में ना जाने कहाँ चली गई है। डैनियल ख्याल ख्वानी के जरिए उनकी बातें सुन रहा था। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, पारस को किस तरह नॉर्मल हालत में लाना चाहिए। फिर वो यरूशलेम के एक बहुत ही मारूफ और तजुर्बाकार डॉक्टर के दिमाग में पहुंचा। उसकी सोच में सवाल पैदा किया, अगर कोई सांप के जहर से नशा करता हो तो उसके तोड़ के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाती है? डॉक्टर सोचने लगा, कई तरह के सांप होते हैं। जहर कम भी होता है, ज्यादा भी होता है और तेज तर भी होता है। वैसे इंतहाई जहरीला नशा कोई नहीं कर सकता। इस जहर की नन्ही सी बूंद मौत की नींद सुला देती है। डैनियल ने फिर उसकी सोच में सवाल किया, इंतहाई जहर को फैलने से पहले किस तरह कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है? डॉक्टर उसके तोड़ की दवा सोचने लगा। डैनियल ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया। उसने अपनी दवाओं का बैग लिया, उसमें जहर के तोड़ की मुख्तलिफ दवाइयाँ रखीं। फिर अपने बंगले से निकलकर कार में आ गया। उसे ड्राइव करते हुए होटल तक पहुंच गया। वहां से पारस के कमरे में आया। पारस अभी तक मदहोशी के आलम में था। डॉक्टर को देखकर बोला, क्या तुमने मेरी मारिया को देखा है? डैनियल ने डॉक्टर की जुबान से कहा, हाँ, मुझे मारिया ने भेजा है। वो कहती है पहले तुम एक इंजेक्शन लगाओ, कुछ दवाइयाँ खाओ, फिर वो तुम्हें अपने पास बुलाएगी। पारस ने राजी खुशी इंजेक्शन लगवाया, कुछ दवाएं खाईं। मदहोशी से होश की तरफ आने में कुछ वक्त लगने वाला था। डैनियल परेशान होकर सोच रहा था, मारिया के वालिदैन बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहां पारस का भी जिक्र करेंगे। इस तरह पुलिस वाले होटल तक पहुंच जाएंगे। पारस को फौरन इस होटल से निकाल कर ले जाना बहुत जरूरी था। मुश्किल ये थी कि वो डॉक्टर के दिमाग से निकलकर पारस की हिफाजत के लिए इंतजामात करता तो डॉक्टर बदहवास होकर सोचता वो कहां से कहां पहुंच गया है और सामने बिस्तर पर पड़ा हुआ नौजवान कौन है। वो भी होटल के मैनेजर और पुलिस वालों को बुला सकता था। फिर मारिया से ये खतरा था, पता नहीं वो कहां रूपोश हो गई थी। कहीं से आकर फिर पारस को जहरीली मोहब्बत से मदहोश बना सकती थी। सोचने समझने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। उसने डॉक्टर के दिमाग को जरा आजाद छोड़कर कहा, हेलो डॉक्टर, मैं टेलीपैथी के जरिए आपको परेशान कर रहा हूं, उसकी माफी चाहता हूं। इस नौजवान को फौरी तौर पर नॉर्मल हालत में लाना बहुत जरूरी है। इसके अंदर जहर फैला हुआ था। आपने अभी जो इंजेक्शन लगाया था और दवाइयां खिलवाई थी वो सब आपके सामने रखी हुई हैं। इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं तो फौरन करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर हैरान और परेशान होकर अपने दिमाग में होने वाली बातें सुन रहा था। डैनियल ने कहा, मैं 10-15 मिनट के लिए आपके दिमाग से जा रहा हूं। प्लीज आप इस नौजवान को छोड़कर कमरे से बाहर ना जाएं। शुक्रिया, मैं अभी आ रहा हूं। डॉक्टर थोड़ी देर तक गुमसुम बैठा रहा। वो सोच रहा था, मेरे जरिए कोई गैर कानूनी काम कराया जा रहा है। अगर ये नौजवान खतरे में है तो इसे फौरी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचाना मेरा फर्ज है। वो उठकर टेलीफोन के पास आया, लेकिन रिसीवर उठाने से पहले ही डगमगा गया। उसकी सांस रुक रही थी। डैनियल ने कहा, मैं तुम्हारी सांस रोक रहा हूं और इस तरह तुम्हें हलाक कर सकता हूं। क्या तुम्हें मेरा दोस्ताना रवैया पसंद नहीं आया था? डॉक्टर ने कहा, मैं इसे फौरन अस्पताल पहुंचाकर इसकी जान बचाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, ये नौजवान जहर का आदी है। इंतहाई जहर इसे सिर्फ मदहोश करता है, लिहाजा इसकी जान की फिक्र ना करो। इसे जल्द अज जल्द नॉर्मल हालत में लाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने कमरे से बाहर कदम रखा या किसी तरह से किसी से राबिता कायम करना चाहा तो मैं तुम्हें सांस लेने नहीं दूंगा। देखते ही देखते तुम्हारा दम निकल जाएगा। वो सहम कर पारस के पास आ गया। उसका अच्छी तरह मुआयना करके एक और इंजेक्शन तैयार करने लगा। डैनियल उसकी सोच पढ़कर मुतमईन हो गया। फिर अपने एक खास मातहत के पास पहुंचकर बोला, जो मेकअप का सामान खरीदा गया है उसे लेकर फौरन पारस के पास पहुंचो। 5 मिनट में रेडीमेड मेकअप के जरिए आर्जी तौर पर उसका चेहरा तब्दील करो और उसे होटल से निकालकर अपनी वैन में ले जाओ। मैं फिर तुमसे राबिता कायम करूंगा। वो डॉक्टर के दिमाग में आ गया।
उसकी सोच बता रही थी कि दूसरे इंजेक्शन के असर से कुछ देर बाद ही पारस नॉर्मल हो सकेगा। डैनियल ने मारिया के बाप के दिमाग में छलांग लगाई। वो अपनी बीवी के साथ एक पुलिस ऑफिसर के साए में बैठा हुआ था। अफसर कह रहा था, अच्छा तो बेटी का नाम मारिया है, उम्र क्या है? माँ ने कहा, 17 बरस। वो बहुत खूबसूरत है, गुलाब के फूल की तरह है। मजीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।